तो बेटा शुरू करते हैं। आप लोगों के कई बच्चों के डाउट मेरे पास पहुंचे, 2-3 तो इलस्ट्रेशन आप लोगों ने पूछी है और साथ में पूछे हैं आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 27। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 27 में तुमसे कहा गया एक स्क्वायर प्लेट है find the 4 holes of radius r are cut from radius 4r mass m। ये बेटा मेरे पास स्क्वायर प्लेट थी जिसकी साइड थी 4r और मास था इसका m। कट करने से पहले अब 4r में आपने 4 डिस्क काट के निकाल दी। ये डिस्क गई, दूसरी डिस्क भी गई, तीसरी भी कट गई और चौथी डिस्क भी कट गई। तो ये कह रहे चारों डिस्क रेडियस आर की आपने काट के निकाल दी, तो बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट बताइए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ऑब्वियसली जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब मेरी बात सुन, जब कभी एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रख देते हैं तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाते हैं, और जब एक बॉडी में से कोई हिस्सा काट के निकाल देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट होता है। मैं ये पता लगाऊंगा पहले, होल कट करने से पहले इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था। पहले स्ट्रेटजी सुन लो मेरी। होल कट होने से पहले स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, फिर मैं पता लगाऊंगा कि जो होल काटे गए हैं, जो डिस्क काटी गई है, उनमें से हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, फिर उनका डिफरेंस लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप जरा इमेजिन करो कि मेरे पास अभी होल नहीं कटे हैं, साइड 4r है, मास m है और ये जेड एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं कह देता हूं आई एम, आई एस, एस फॉर स्क्वायर। बाकी आप सिंबल तो यार कुछ और भी ले सकते हो, ये तो आप जानते हो। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से फॉर्मूले से, 1/12 ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है 1/12 ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां लेंथ भी 4r है, 4r का स्क्वायर यानी कि बेटा 16r स्क्वायर, और ब्रेथ भी 4r है यानी कि बेटा 16r स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आप लोगों को स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा जेड एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो पहले आपको डिस्क का मास निकालना पड़ेगा। भाई पूरी स्क्वायर प्लेट का मास तो m है, जो डिस्क काट के निकाली गई एक डिस्क, उसका मास कितना होगा, तो पहले बता। पूरी स्क्वायर प्लेट का एरिया था 16r स्क्वायर, पूरी स्क्वायर प्लेट का एरिया था 16r स्क्वायर और इतने एरिया का था मास m। डिस्क का एरिया है πr स्क्वायर, तो मास क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो। यदि 16r स्क्वायर का मास m है तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m/16r स्क्वायर, तो फिर πr स्क्वायर एरिया का मास होगा m/16r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय πr स्क्वायर। तो m/16r स्क्वायर इंटू πr स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, पाई m/16, ये है मेरी डिस्क का मास। अब गौर से सुनो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यहां एक्सिस का बड़ा ध्यान रखना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो हाफ mr स्क्वायर में डिस्क का मास जो कि पाई m/16 है, इंटू डिस्क की रेडियस जो कि r है, ये है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। इस डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट या इस डिस्क का अपने एक्सिस
एक्सिस के अबाउट, या इस डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट, ये हर डिस्क का है लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट। लेकिन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट। इसके अबाउट पता है, लेकिन इसके अबाउट निकालना है। अपने सेंटर से जाते हुए एक्सिस के अबाउट तो ये रहा, लेकिन स्क्वायर प्लेट के सेंटर से जाते हुए एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस h होगी। कल मैंने कहा आपको, जब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बताया था तो मैंने कहा था यदि सेंटर के अलावा कहीं और से एक्सिस जा रहा हो तो IC प्लस MH स्क्वायर, IC यानी सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो ये रहा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस MH स्क्वायर। अब m है पाई m बाई 16 इंटू h स्क्वायर। अब h कितना होगा, ये h सेंटर से नए एक्सिस की डिस्टेंस, ये कितना होगा। तो एक बात बता बेटा, ये है रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सारी साइड रेडियस है, ये भी साइड रेडियस है, ये भी साइड रेडियस है, तो ये r√2, ये r तसल्ली से करना, भले ही 2 की बजाय 1 एक्सरसाइज करके जाओ, ढंग से करके जाओ। ये r, ये भी r, तो ये r√2, तो h की वैल्यू है r√2। ये आ गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। तो ये किसका था, पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपने डिस्क काटी नहीं थी। ये है हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यदि दूसरी डिस्क का निकालोगे तो IC तो यही होगा, H भी यही होगा, यही आएगा। अब क्या करा आपने, स्क्वायर में से 4 डिस्क काट दी, तो फाइनल जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से 4 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करके मिलेगा। तो आप IS रख देना, 4 ID रख देना, बाकी तो बेटा मैथमेटिक्स है, जो सिंपलीफाई करके आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं जिसने डाउट पूछा होगा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड पे मैं अब भी नहीं लग रहा, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, कंसेप्ट बताना है। सीखा क्या, यदि किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज रख दी जाए तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाते हैं, और यदि किसी चीज में से कोई दूसरी चीज काट के निकाल दी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाकी बेटा मैं ना तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वीडियो भेजूंगा, और शायद भेज भी चुका हूं रोटेशन की प्लेलिस्ट में, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी यूज होगा, तो वो पढ़ना शुरू कर देना। मेरे बेटा अगला भी कट करने वाला है 28, इलस्ट्रेशन 28। मेरे बेटा इलस्ट्रेशन 28 में एक मेरे पास है डिस्क, थिन यूनिफॉर्म डिस्क, मास m 9m। इस पूरी डिस्क का मास है 9m और रेडियस है इसकी r, पूरी रेडियस इसकी है r, मास है 9m, रेडियस है r। इसमें से एक r/3 रेडियस की डिस्क काट के निकाल दी। ये रेडियस जो है r/3 रेडियस है, डिस्क काट के निकाल दी। तो वो कह रहे हैं बचे हुए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकालो। यहाँ इससे अबाउट यदि ये घूमे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तरीका वही, पहले आपको पता लगाना पड़ेगा काटने से पहले उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, जिसको काटा गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट क्या था, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले आपको छोटी डिस्क का मास निकालना पड़ेगा। पूरी बड़ी डिस्क का एरिया था πr² और मास था 9m। छोटे डिस्क का एरिया है πr/3 का होल स्क्वायर। मास निकालना है यूनिटरी मेथड, πr² का मास 9m, तो यूनिट का मास कितना हो गया 9m अपॉन πr²। इतने एरिया का मास क्या आएगा 9m अपॉन πr² मल्टीप्लाइड विद πr² अपॉन 9m आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस पूरे का मास है 9m, जिसे काटा उसका मास है m। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसे काटा नहीं था, पूरी कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो था
अपने सेंटर के अबाउट, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन के अबाउट कितना था, तो डिस्क का फॉर्मूला तो हाफ mr² होता है, लेकिन जिसका मास ही 9m, तो हाफ 9m इंटू r², मास है 9m, रेडियस r। किसके अबाउट? एक्सेस। याद रखना, एक्सेस बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाते हैं। अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू O परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब जिसे काटा गया उस हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट, उसे मैं I डैश कह देता हूं या IC कह देता हूं। C का मतलब कट पोर्शन, कटा हुआ हिस्सा। यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर के अबाउट, जो एक्सिस इसके सेंटर से जा रहा है उसके अबाउट निकालते, तो हाफ mr/3 का स्क्वायर, बेटा इस डिस्क का मास और इसकी रेडियस। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट आया है और हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के हिसाब से mh² जुड़ेगा, m काटे गए हिस्से का मास रखेंगे, h जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और जिसके अबाउट निकालना है उनके बीच की डिस्टेंस लोगे h, ये तो 2r/3 आएगी भाई, यहां तक है r और इसकी रेडियस है r/3, ये है r रेडियस, ये है r/3, तो ये कितना बचेगा, r - r/3 यानी 2r/3, तो h है 2r/3। ठीक बेटा, तो आप क्या करोगे, डिस्क में mh² जोड़ दोगे, तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काटे गए हिस्से का। तो पूरी डिस्क में से छोटी डिस्क कट कर दी, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, पूरी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I में से काटे गए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC माइनस कर देंगे। पिछली बार 4 डिस्क काटी गई थी तो 4ID करा था, 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस हुए थे। अब की बार एक ही डिस्क काटी गई है तो एक ही बार माइनस होगा। अब यदि मैं कह दूं इसमें ये हिस्सा भी काटा गया, इसका भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसी के जैसा है, तो ऐसे में 2IC हो जाता है। नहीं ये क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक यहां से भी काटा जाता बिल्कुल ऐसा ही, तो 3IC माइनस कर देते, यहां से भी काटा जाता तो 4IC माइनस कर देते। मतलब समझाने के हिसाब से बता दिया, जितने हिस्से कटेंगे उतनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस हो जाएंगे। चीजों के ऊपर चीजों को रखते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होते हैं, और चीजें कट करके निकालते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट होते हैं। इलस्ट्रेशन 28 कंप्लीट। अब इलस्ट्रेशन 29, इलस्ट्रेशन नंबर 29 क्या है भाई इलस्ट्रेशन 29? हाँ जी, तो ये कहा गया, गौर से सुनना, इसमें सेंट्रोमास का भी कंसेप्ट आ गया। सेंट्रोमास में भी यदि एक मास के साथ दूसरा मास रखते हैं तो m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2, और एक मास में से दूसरा मास काट के निकाल दें तो m1x1 - m2x2 अपॉन m1 - m2। पहले मैंने फॉर्मूले बोल दिए हैं, अब ये मान के चलूंगा कि फॉर्मूले तो तैयार है। ये कह रहे हैं कि एक मेरे पास डिस्क है, सेंटर ऑफ सर्कुलर डिस्क, मास m, रेडियस r। इस पूरी डिस्क का मास m है, रेडियस r है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से एक, ये x एक्सिस है, इसमें से एक डिस्क काट के निकाल दी जिसकी रेडियस है r/3। आपने r/3 रेडियस की डिस्क काट के निकाल दी। बच्चे ये पुराना सेंट्रोमास था, जब आपने काटा नहीं था तब का सेंट्रोमास। बेटा इसको नाम दे रखा है O। फिर जिसे काट के निकाला उसका सेंट्रोमास है O1। अब ये तो था जब डिस्क कटी नहीं थी तब का सेंटर, यानी बड़ी वाली डिस्क का सेंटर। ये है छोटी जो काट के निकाली उसका सेंटर। अब वो कह रहे हैं कि इन बचे हुए पोर्शन को K पोर्शन कह देते हैं। ये है K पोर्शन। K पोर्शन का सेंट्रोमास मान लो यहां है, बचे हुए हिस्से का सेंट्रोमास, इसे O2 कह देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि O2 से जाने वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो यहां पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि जो
भाई तीनों सेंटर मास में क्या अंतर है? ओ जब डिस्क यहां पर कटी नहीं थी तब का सेंटर यानी इसका रियल सेंटर, ये जिसे काट के निकाला गया उसका रियल सेंटर, काटने के बाद बचा हुआ सेंटर मास। मेरे बेटा अब आपको सबसे पहला काम तो जिसे काट के निकाला गया उसका मास निकालो, ओरली कर ले। पूरी डिस्क का एरिया था पाई आर स्क्वायर, पूरी डिस्क का मास था m, काटे गए हिस्से का मास कितना होगा? तो एरिया है पाई आर बाई 3 का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बाई 9। अब जरा हिसाब लगाइए, यदि पाई आर स्क्वायर पूरे का मास था m, तो पाई आर स्क्वायर बाई 9 का मास क्या होगा? m अपॉन 9। तो यानी कि बेटा जरूरी नहीं हर चीज लिखी जाए, तो काटे गए हिस्से का मास है m अपॉन 9। तुमने सेंटर मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, ये जो हमारा है x कोऑर्डिनेट 0 है, मान लो ये x कोऑर्डिनेट 2r/3 है। भाई यदि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा। अब कितना कोऑर्डिनेट होगा? तो r में से r/3 कम कर दो, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2r/3 है, 2r/3 है। इसे x1 कह देता हूं, इसे x2, यानी पूरी डिस्क का जो सेंटर था उसका कोऑर्डिनेट x1 = 0, काटे गए हिस्से का कोऑर्डिनेट x2 = 2r/3। तो बचे हुए हिस्से का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर मास क्या होगा, उसे x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, xcm निकालते हैं। xcm फॉर्मूला मेरे बेटा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका पुराना पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, लेकिन ये तो तब होता है जब एक मास के साथ दूसरा मास रख दिया जाए। यदि एक मास में से दूसरा मास काट दिया जाए तो उसे नेगेटिव मास बोला जाता है और माइनस लगा देते हैं, क्योंकि m2 को काट के निकाला गया है। m1 क्या है? काटने से पहले का मास, x1 काटने से पहले का कोऑर्डिनेट सेंटर मास, m2 काटे गए हिस्से का मास, काटे गए हिस्से का सेंटर मास का कोऑर्डिनेट, xcm बचे हुए हिस्से का सेंटर मास। तो चल भाई m1 की वैल्यू कितनी है? m, काटने से पहले का मास, x1 कितना है? 0, काटने से पहले का सेंटर मास, माइनस m2 m अपॉन 9 काटे गए हिस्से का मास, और x2 काटे गए हिस्से का कोऑर्डिनेट 2r/3 अपॉन m1 माइनस m2 यानी कि m माइनस m/9। तो m इंटू 0 तो हट गया, m माइनस m/9 8m/9, m से फिर m कट गया, 9 से 9 कट गया, 8 इंटू 3 24, और 2 और 24 कट के क्या आ जाएगा बेटा? -r/12। माइनस का मतलब तो सिर्फ ये है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो जो बचा हुआ सेंटर मास है वो x -r/12 है, यानी ओरिजिन से r/12 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में आ गई ये डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, इसके अबाउट यदि कोई एक्सिस यहां से जा रहा हो परपेंडिकुलर टू प्लेन, अब परपेंडिकुलर प्लेन भैया बोर्ड में तो ऐसे ही बनेगा, इसके अबाउट घुमाना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब मैंने इतनी देर में जो 2-3 न्यूमेरिकल कराए, क्या सीखा? पहले तो आप निकालोगे पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, फिर काटे गए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट, और फिर उनका डिफरेंस। तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेता हूं, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? हाफ mr², हाफ mr², जहां m क्या है? पूरी डिस्क का मास, r क्या है? पूरी डिस्क की रेडियस। लेकिन ये तो तब होता है O के अबाउट, पूरी डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको तो O2 के अबाउट निकालना है, और यदि O2 के अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। ये एक्सिस सेंटर से नहीं जा रहा, पूरी डिस्क का सेंटर यहां था, ये यहां जा रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दोनों के बीच की डिस्टेंस को h माना जाएगा, जो कि r/12 है। तो इसमें जुड़ेगा mh²,
और h की वैल्यू है r/12। ये क्या निकाल दिया, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अनकट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O2 के से जाने वाले एक्सिस के अबाउट। अब काटे गए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो काटा गया हिस्सा ही एक डिस्क है तो हाफ mr², लेकिन मास है m/9, मास है इस काटे गए हिस्से का m/9 और r है r/3 रेडियस। ये है काटे गए हिस्से के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर के अबाउट, O1 के अबाउट। अब आपको निकालना है इसका भी O2 के अबाउट है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में h यहां से यहां तक ली जाएगी, यहां से यहां तक कितना है, ये 2r/3 और ये r/12, 2r/3 r/12, तो ये हो जाएगा 2r/3 प्लस r/12, तो ये हो जाएगा mh²। तो m तो है m/9, h की वैल्यू है 2r/3 प्लस r/12, ये हो गया h का होल स्क्वायर। तो ये दोबारा देखनी पड़ेगी बेटा वीडियो, इसे ढंग से तसल्ली से फिर देखना। तो ये है अनकट डिस्क का, ये कट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बचेगा, तो पूरी डिस्क में से काटे गए हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देना, इसमें से ये माइनस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका तैयार हुआ। अगला इलस्ट्रेशन 29 के बाद एक्सरसाइज 2 में से भी 3-4 क्वेश्चन डाउट आए हैं। मेरे बेटा एक्सरसाइज 2 में से कौन कौन से डाउट हैं, 8, 9, 12 और 13। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं डिस्क इज रिकास्ट। एक डिस्क है, मास m रेडियस r, इसे रिकास्ट यानी पिघला करके इसे बदल दिया गया थिन हॉलो सिलेंडर में, यानी कि मास तो इसका वही होगा, रिकास्ट इन थिन हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस, यानी इसकी रेडियस भी वही है, तो मास तो इसका वही इसका, रेडियस जो इसकी वही इसकी। मेरे बेटा पूछ रहे हैं किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और क्यों। देख किसका ज्यादा होगा यदि फॉर्मूले के हिसाब से बताना है तो डिस्क का तो हाफ mr² था और हॉलो सिलेंडर का mr², तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। लेकिन क्यों, लॉजिक क्या कहता है, तो लॉजिक हमारा ये कहता है कि बेटा जब मास कम रेडियस में घूमता है, जब मास कम रेडियस में घूमता है तो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जब मास ज्यादा रेडियस में घूमता है तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब ये डिस्क था तो इसके मॉलिक्यूल यहां भी थे, 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 सारे में थे। अब अंदर से हॉलो है तो सारे मॉलिक्यूल सरकमफ्रेंस पर हैं, तो जब आप इसे पहले घुमा रहे थे, जो मॉलिक्यूल सेंटर के पास थे वो कम रेडियस में घूम रहे थे, जो मॉलिक्यूल सेंटर से दूर थे वो ज्यादा रेडियस में घूम रहे थे, यानी अलग अलग मास अलग अलग रेडियस में घूम रहे थे। यानी बेटा यहां पर अच्छा, अब जब आपने डिस्क को हॉलो सिलेंडर बना दिया तो अब सारे मास सेंटर से r डिस्टेंस पे ही घूमेंगे, जो पहले r/3 डिस्टेंस पे घूम रहा था वो भी अब r पे घूमेगा, जो r/4 डिस्टेंस पे घूम रहा था वो भी r पे घूमेगा, जो 2r/3 रेडियस में घूम रहा था वो भी r पे घूमेगा। सारे पार्टिकल तो वही है, रिकास्ट हुआ है। तो क्योंकि बेटा सारे मास अब ज्यादा रेडियस में घूम रहा है, पहले कम रेडियस में घूम रहा था, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से बढ़ गया, लॉजिक ये। अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहे हैं साइकिल में स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं। साइकिल में स्पोक्स होते हैं ना, क्यों लगाए जाते हैं। मेरे बेटा जरा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ध्यान से समझो। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये पता चलता है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसे घुमाना आसान होता है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसे घुमाना मुश्किल होता है। जैसे एक बॉडी, ये पेन है, इसे घुमाना आसान है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब एक भारी चेयर है, उसे घुमाना मुश्किल है
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है। तो जिसे रोटेट करना आसान उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जिसे रोटेट करना मुश्किल उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अब यदि मैं इतनी बड़ी डोरी में 50 ग्राम का मास बांध के घुमाऊं तो बड़ी आसानी से घुमा दूंगा, तो ये लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यदि मैं इतनी बड़ी डोरी में 100 किलो का मास बांध के घुमाऊं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डोरी तो मजबूत चाहिए ही है लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। इसका उल्टा भी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसे रोकना आसान और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसे रोकना मुश्किल। मान लो मैं 50 ग्राम का मास बांध के घुमा रहा हूं, आप धड़ से हाथ बीच में लगा के रोक दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने की। और यदि मैं 100 किलो का मास बांध करके घुमा रहा हूं, हाथ लगा भी दिया ना तो हड्डियां चूपा बन जाएंगी। समझो बात को, जिसे चलाना आसान उसे रोकना भी आसान, जिसे चलाना मुश्किल उसे रोकना भी मुश्किल। एग्जाम्पल देख लो, एक साइकिल है और एक ट्रक है। मैं अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बजाय मास की बात कर रहा हूं। साइकिल है और ट्रक है, मैं कहता हूं धक्का देके चलाना है, तो साइकिल को चलाना आसान है, ट्रक को चलाना मुश्किल है। अब इसका उल्टा सुनो, एक साइकिल और एक ट्रक मेरी तरफ आ रहे हैं, कोई मेरे से कहे भाई इसे पकड़ के रोक लो, तो साइकिल को रोकना आसान है, मैं सामने जाके पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, रोक लूंगा। ट्रक पापड़ बना देगा मेरा। तो मेरा कहने का मतलब है जिसे चलाना आसान है उसे रोकना भी आसान होता है, जिसे चलाना मुश्किल उसे रोकना भी मुश्किल। इसी तरह से लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले को घुमाना आसान होता है लेकिन उसको रोकने के लिए भी कम एफर्ट करना पड़ता है, तो आसानी से रुक जाता है। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसे रोकना भी मुश्किल है और चलाना भी मुश्किल। अब जरा साइकिल के पहिए की बात करो। जब साइकिल का व्हील चलता है तो फ्रिक्शन इसे रोटेशन को रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन चाहता है रोटेशन बंद हो जाए। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो फ्रिक्शन इसके रोटेशन को आसानी से बंद कर देगा, रोक देगा। लेकिन यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन इसे रोक नहीं पाएगा, रोटेशन चलते रहेंगे स्मूथली। हम चाहते हैं पहियों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि फ्रिक्शन उसके रोटेशन को रोक ना पाए। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में स्टार्ट करना और शुरू में चलाना भारी पड़ता है, लेकिन एक बार चल जाए तो फ्रिक्शन के पिताजी के बस की नहीं कि उसे आसानी से रोक सके। हमने जब साइकिल बनाई तो हम चाहते थे कि इसके पहिए को फ्रिक्शन रोक ना पाए, उसके लिए हमें चाहिए था ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें तब मिल सकता था जब मास ज्यादा से ज्यादा रेडियस में घूमे। जितनी बड़ी रेडियस में मास घूमेगा उतना हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने क्या किया, इसके मास को ज्यादा से ज्यादा दूर रखने के चक्कर में सारा मास इसके रिम पर लगा दिया। अंदर का हिस्सा खाली खोखला, सारा मास जो अंदर लगाना भी था उसे यहां पहुंचा दिया, जो मास यहां लगाना भी था यहां पहुंचा दिया। अब दिक्कत यह है, सारा मास यहां पहुंचा दिया लेकिन इसे सेंटर से जोड़ना तो है, और हम चाहते हैं बीच में ज्यादा मास आए ना, क्योंकि बीच में मास आएगा कम रेडियस में घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएगा। तो ऐसे में फिर हमने पतली पतली डंडियों से इसे जोड़ दिया, हल्की हल्की डंडियों से, जिनको स्पोक्स कहते हैं। तो इससे क्या दो फायदे हुए, एक तो स्पोक के कारण वो सेंटर से जुड़ा रहा, लेकिन स्पोक बहुत हल्की थी, ज्यादातर मास उसके रिम पर चला गया। ये था इसका लॉजिक। तो जिसने भी पूछा था मेरे ख्याल में पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 3 masses m1 m2 m3 are at equilateral triangle। यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड ए, 3 मास m1 m2 और m3 इसके कॉर्नर्स पर रखे हैं। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू m1। m1 से जाने वाला एल्टीट्यूड इसके अबाउट घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी कि ये एक्सिस है, सारा मास इसके चारों तरफ घूमेगा। तो आपको फॉर्मूला हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा पॉइंट मास से। तो पहले ये बताओ ये मास एक्सिस से कितना दूर है, तो जवाब है a/2।
तो जब ये घूमेगा एक्सिस के चारों तरफ तो a/2 रेडियस में घूमेगा, तो m2 इंटू a/2 का स्क्वायर। अब जब m3 घूमेगा तो m3 भी एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पर है, तो ये भी उतनी रेडियस में घूमेगा, तो m3 इंटू a/2 का स्क्वायर। m1 की एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 0, तो ये 0 रेडियस में घूमेगा, तो m1 जो है वो 0 रेडियस में घूमेगा। तो ये सारे मास और उनकी एक्सिस से डिस्टेंस, जो मास एक्सिस से जितना दूर हो उतनी रेडियस में घूमता है। बस अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और डाउट पूछा है आपने, क्वेश्चन नंबर 13 में, टू रिंग्स ऑफ सेम रेडियस, दो रिंग है सेम रेडियस और सेम मास, प्लेस्ड विद देयर सेंटर एट कॉमन पॉइंट। ये ऐसे रखी गई हैं कि इनका सेंटर कॉमन पॉइंट पर है, लेकिन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्क ऐसे रखती हैं रिंग्स कि सेंटर कॉमन है। मतलब इस तरह से समझ ले, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। एक रिंग यदि वर्टिकल है, एक रिंग हॉरिजॉन्टल है, दोनों का सेंटर वही है। हर एक मास m है और हर एक रिंग की रेडियस r है। तो वो कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन वन ऑफ द रिंग। वो कह रहे हैं कि एक इस एक्सिस के अबाउट बताओ। ऑब्वियसली ये एक का डायमीटर है और एक के परपेंडिकुलर है। जैसे ये रिंग था, इसके लिए तो एक्सिस डायमीटर है, एक रिंग ये था, उसके लिए परपेंडिकुलर टू प्लेन और पासिंग थ्रू सेंटर है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ेगा। जिसके लिए ये पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन है उसका तो mr², और जिस रिंग का ये डायमीटर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। कल थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से बताया था, हाफ mr²। दोनों को जोड़ देना, 3/2 mr², आंसर आ जाएगा। अब इससे अगला एक और पूछा हुआ है, वो पुराने उसमें से पूछा है। पुराने का मतलब शीट यही है, लेकिन एक्सरसाइज 1 से पहले का इलस्ट्रेशन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। इसमें आपको क्वेश्चन ही समझना पहले असली चीज है, आंसर तो समझ ही लेंगे। ये कह रहे हैं इन अर्ली मेथड ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर क्या कर रखा है, एक डिस्क है जिसके अंदर 500 होल्स बने हुए हैं। 500 में बना तो नहीं सकता। पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। होता क्या है, इसको घुमाया जा रहा है, गौर से सुनना। लाइट इस होल में से जाती है रिफ्लेक्टर की तरफ L डिस्टेंस पर, और वहां से लौट के आती है, और लौट के जब आती है दूसरे होल में से निकलती है। अब इस चीज को समझिए, ये डिस्क है, ये मान लो डिस्क है और ये इसके होल है। यहां से लाइट जाती है और जब वो लौट के आती है तब तक डिस्क घूम करके अगला होल सामने आ जाता है। यानी इस वाले होल से निकली, ये पीछे वाला घूम रहा है, लाइट आगे जा रही है, पीछे वाला घूम रहा है। अब लाइट लौट करके आई तो दूसरे होल में से वापस निकल आई, गई इस होल में से, लौट करके दूसरे होल में से आ गई। यानी कि जितना टाइम लाइट को जा करके आने में लगा, उतने टाइम में एक होल की जगह दूसरा होल ने ले ली। यानी ये घूम गया कुछ एंगल। अब ये कह रहे हैं यहां पर और भी चीजें दे रखी हैं, पहले क्वेश्चन का फिगर समझा दूं। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 500 होल्स हैं। लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये
कैपिटल एल 500 मीटर है। तुमसे कह रहे हैं कि नंबर 1 ये जो घूम रही है डिस्क इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ और लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सर्कमफ्रेंस बताओ। 1 मिनट का क्वेश्चन है। पहला पार्ट एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो पहले ये पता लगाओ कि डिस्क ध्यान से लाइट जाने और आने के दौरान कितना घूम गई। तो जवाब है इस पहले इस वाले से इस होल की जगह इस होल में ले ली तो ये एंगल घूम गई। पहले इस होल से लाइट गई थी और निकल के इस होल से आई, यानी बेटा इस होल की जगह दूसरे होल ने ले ली तो 2 होल के बीच का जो एंगल है उतना एंगल घूम गई। समझ लो यार, समझ लो। लाइट यहां से गई आ गई, जितनी देर में लाइट जा करके आई उतनी देर में एक होल की जगह दूसरा होल आ गया तो 2 होल के बीच का एंगल 2 होल के बीच का एंगल है 2 पाई बाई 500। अब ये कैसे आया एक बात बता। यदि ये डिस्क है और मैं सिर्फ इसमें 4 होल बनाऊं तो 2 होल के बीच का एंगल पाई बाई 4। यदि हम इसमें 8 होल बनाएं तो 2 होल के बीच का एंगल पाई बाई 8। अब यदि 4 होल बनाए तो एंगल 2 पाई बाई 4 यहां पर आ जाएगा। पाई बाई 8 का मतलब 2 पाई बाई 8। पाई बाई 8 में गलत बोल दिया। तो आप ये बताइए मैंने क्या बोलना था बेटा, जब 4 होल थे तो ये एंगल कितना था पाई बाई 2, यानी कि बेटा 2 पाई बाई 4। 4 होल है तो 2 पाई बाई 4। जब आपने 8 होल कर दिए तो ये एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल होता है 2 पाई। अब क्योंकि उसमें 8 होल आ गए हैं तो 2 पाई बाई 8। अब यहां तो 500 होल है, 500 होल है तो 2 होल के बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना है। तो एक बात बताइए, यदि मैं सबको जोड़ देता तो पूरा एंगल 2 पाई। अब उसमें 500 होल है तो 2 पाई बाई 500 ये एंगल है। यानी एक होल से दूसरे होल के बीच पहुंचने में इतना एंगल कवर होता है। टाइम कितना लगता है, एक होल की जगह दूसरा होल आने में कितना टाइम लगता है। जितना टाइम लाइट को वहां तक जाके आने में लगा उतनी देर में होल ने अपनी जगह बदल दी। तो लाइट को जाने और आने में कितना टाइम लगा, तो गई एल लौटी एल। तो डिस्टेंस तो चली उसने 2l और स्पीड थी c। तो यदि 2l डिस्टेंस c स्पीड से चली और l है 500 मीटर और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इतने सेकंड का टाइम लगा। तो इतना एंगल घूमने में इतना टाइम लगा। अब यदि थीटा एंगल घूमने में t टाइम लगा तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी थीटा अपॉन t। अब आप बस थीटा को t से डिवाइड करो, आंसर निकाल लो। दूसरा पार्ट इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो आ गई। अब कह रहे हैं लीनियर वेलोसिटी v = r ओमेगा। ओमेगा फर्स्ट पार्ट से रख देना और रेडियस उन्होंने इस डिस्क की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो r को 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर रख देना। ये दे रखा है ना रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब सारे डाउट्स आपके कवर हो गए हैं। अब एक्सरसाइज 3 वो टॉर्क के कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल है। टॉर्क की थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वीडियोस के थ्रू पढ़ाया है मैंने, आपको वीडियोस भेज रखे हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3 मेरे बेटा, एक्सरसाइज नंबर 3 अच्छा कल छुट्टी नहीं रहेगी। 24 तारीख को मैंने कहा था कि बेटी का बर्थडे है, छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी सुबह नहीं रहेगी। अब आप कहोगे क्यों, इतने दिन से हल्ले काट रहे थे। मेरे बेटा पिछली बार भी बेटे के बर्थडे पे यही हुआ, रात में देर हो जाती है, 1, 2, 3 बज जाते हैं, फिर सुबह उठा नहीं जाता। तो कल पढ़ाई होगी, सारे दिन एंजॉय करूंगा शाम तक बच्चों के साथ। परसों छुट्टी रहेगी यानी कि बर्थडे के अगले दिन। कल पढ़ने आ जाना सुबह, परसों ऑफ रहेगा। चलिए अब एक्सरसाइज 3 मेरे बेटा, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे वही टॉर्क के कंसेप्ट पर है। टॉर्क का फॉर्मूला 2 बातें मैं एक बार बता देता हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से नापी जाती है? जो पॉइंट अपनी जगह से ना हिले, जो फिक्स पॉइंट हो, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहीं से नापी जाएगी। यहां कह रहे हैं कि एक स्टेयर है h ऊंचाई की और एक व्हील है r रेडियस का, जहां r 2h के बराबर है, इसका वेट w है, सेंटर पे लग रहा है वेट w। क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहां कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ये घूम के इसके ऊपर चढ़ जाए, कितना फोर्स लगाएं कि ये घूम के इसके ऊपर चढ़ जाए। एक बात सुन, जब ये घूम के इसके ऊपर चढ़ेगा तो जरा मुझे ये देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापूं। पहले ये व्हील यहां है, फिर ये घूम करके वो ऊपर उठेगा और फिर ये घूम करके यहां आएगा। ये वाला पॉइंट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। सेंटर पहले यहां पहुंचा फिर यहां पहुंच गया, यानी सेंटर अपनी जगह छोड़ रहा है। ये वाला किनारा सरकमफ्रेंस यहां पहुंच गई फिर यहां पहुंच गई, यानी सरकमफ्रेंस अपनी जगह बदल रही है। ये पॉइंट यहां पहुंच गया फिर यहां पहुंच गया, ये भी जगह बदल रहा है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब ये घूम करके ऊपर चढ़ा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगातार टच में रहा, उसी जगह टच में रहा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही वो पॉइंट है जहां जो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा पूरे मोशन में। इस किनारे पे तो ये चिपका ही रहेगा, जब ये ऊपर चढ़ेगा तो इस किनारे पे चिपका रहेगा, तो यही रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाएगी। अब यहां दो टॉर्क हैं, पहला W के कारण टॉर्क जो, और दूसरा F के कारण टॉर्क। जो F वाला टॉर्क है वो इसे चढ़ाना चाहता है और वेट वाला टॉर्क इसे रोकना चाहता है। तो मतलब ये वाला फोर्स इसे घुमा करके ऊपर ले जाना चाह रहा है और वेट के कारण जो टॉर्क है वो इसे रोकना चाह रहा है। तो ऊपर ले जाने वाला टॉर्क F के कारण होगा और रोकने वाला टॉर्क W के कारण होगा। तो पहले दोनों टॉर्क निकाल लो, F के कारण टॉर्क और W के कारण टॉर्क। चढ़ाने वाला टॉर्क रोकने वाला टॉर्क, तो F के कारण टॉर्क तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप F को आगे बढ़ा दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, यहां से परपेंडिकुलर डालना है F के लाइन ऑफ एक्शन पर। तो यदि यहां से परपेंडिकुलर डालना है F के लाइन ऑफ एक्शन पर तो यही तो होगा। तो ये कितना होगा, ये है रेडियस R और ये है H। यदि ये है R ये है H तो ये कितना बचेगा R माइनस H, और R माइनस H में कैपिटल R 2H के बराबर दे रखा है, तो 2H माइनस H, 2H माइनस H तो H ही हो गया। ये है ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने वाला टॉर्क। यहां रोटेशन हो रहा है, ये घूम के चढ़ रहा है, तो टॉर्क से पता चलेगा ये टॉर्क इसे ऊपर ले जाना चाह रहा है। अब आता है रोकने वाला टॉर्क। रोकने वाला टॉर्क W के कारण पैदा हुआ है, तो W इज द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसी पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर, इसी से यहां परपेंडिकुलर डाला था। अब ये कितना है बताता हूं भाई, चल भाई, ये H ये H पूरा R ये H, तो ये R माइनस H यानी 2H माइनस H, 2H माइनस H तो H हो गया यहां, ये H है और ये क्या है रेडियस, पूरे व्हील की रेडियस, और रेडियस है 2H तो हाइट में हो गया 2H। यदि ये है 2H और ये है H तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो अंडर रूट 2H का स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये निकल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऊपर चढ़ाने वाला फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट से, रोकने वाला फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट से। अब ये चाहते हैं कि ये ऊपर चढ़ जाए, तो चढ़ाने वाला टॉर्क रोकने वाले टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। H से H काट दो तो F मोर देन W अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, H तो कट गया बाहर आके,
यानी फोर्स बड़ा होना चाहिए W√3 से। अब क्वेश्चन यहीं पर आता है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, तो देख F से W√3 से बड़ा होना चाहिए फोर्स। अब वो मिनिमम पूछ रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, बताओ W√3 से बड़ा, लेकिन मिनिमम तो W√3 को ही मानेंगे। मेरा पुराना एग्जांपल है, यदि मैं कहूं 10 से बड़ी मिनिमम डिजिट बताओ, कोई बच्चा कहता है 10.1, तो ये मिनिमम का है 10.01, उससे कम है। तो बच्चे ने कहा चलो जी 10.01, ये मिनिमम का है 10.001, उससे भी कम है। किसी ने कहा 10.000000001, ये मिनिमम है। अरे भैया मैं 5 जीरो और लगा दूंगा, उससे भी कम आ जाएगा। कहने का मतलब ये, जब आपसे कहें 10 से बड़ा मिनिमम वैल्यू बताओ तो 10 ही बोलना। तो W√3 से बड़ा मिनिमम फोर्स बताओ तो W√3 बोला जाएगा, और कोई हमारे पे चॉइस नहीं है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान रहेगा बेटा, कल पढ़ाई होगी, परसों ऑफ रहेगा। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंच गए हम। ये सिंपल न्यूमेरिकल है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर दिया है, टॉर्क पूछ रहे हैं। तो भैया इसका सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं, टॉर्क वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आप इन दोनों का आई कैप जे कैप में दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, एक रॉड है जिसकी डेंसिटी ए से बी तक लगातार बढ़ रही है, यानी यहां हल्की है, यहां कुछ भारी है, यहां और ज्यादा डेंस हो गई, और ये हिस्सा तो सबसे भारी है। हल्की, उससे भारी, उससे भारी, सबसे भारी, यानी जब मैं इधर जाता हूं तो ये डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो वो पूछ रहे हैं ए हल्का है, बी भारी है, तो वो कह रहे हैं इज इट इजियर टू सेट रोटेशन बाय क्लैंपिंग एट ए अप्लाइंग फोर्स एट बी और क्लैंपिंग एट बी अप्लाइंग फोर्स एट ए। वो कह रहे हैं कब घुमाना आसान होगा, यदि मैं यहाँ कील ठोक करके या यहां से पकड़ के यहां फोर्स लगा के घुमाऊं तो वो आसान होगा, या यहां से पकड़ के यहां फोर्स लगाऊं तब घुमाना आसान होगा। मेरे बेटा यदि यहां से पकड़ के यहां से घुमाते हो तो भारी मास ज्यादा रेडियस में घूमेगा, यदि भारी मास ज्यादा रेडियस में घूमेगा तो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² से ए पर क्लैंप करोगे यदि और बी पर फोर्स लगाओगे तो भारी मास को ज्यादा रेडियस में घुमाओगे तो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस होगा। यदि बी पर क्लैंप करोगे और ए पर फोर्स लगा के घुमाओगे तो भारी मास तो घूमेगा ही नहीं, कम रेडियस में है, हल्का मास ज्यादा रेडियस में घूमेगा, और जब हल्का मास ज्यादा रेडियस में घूमेगा, भारी मास नहीं घूमेगा या कम रेडियस में घूमेगा, तो लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ए पर क्लैंप करने से हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी पर क्लैंप करने से लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम जानते हो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घुमाना डिफिकल्ट होता है और लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घुमाना इजियर होता है। तो जब लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तब इजियर होगा, यानी बी पर क्लैंप करके ए पर फोर्स लगाना, उसमें कम एफर्ट करने पड़ेंगे, दैट विल बी इजियर। लॉजिक का इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, मास 2 kg, सेंटर में फिक्स है, रोटेट करने के लिए फ्री है। चलिए जी, मासलेस कॉर्ड इज बाउंड राउंड द रिंग, इसके चारों तरफ एक डोरी बांध दी गई, चारों तरफ डोरी लपेट दी गई, और उस डोरी में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं कि बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, बता सब। पहले ये बताइए बेटा, यहां पर टॉर्क कितना है, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर 0.2, इतना टॉर्क लगाया।
लेकिन टॉर्क होता है आई अल्फा। डिस्क है ना ये, तो आई होगा हाफ एम आर स्क्वायर, मास की वैल्यू 2 किलो, आर की वैल्यू 0.2 मीटर, अल्फा निकाल लेना, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, तुम्हें लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा यहां से आकर के रख जाएगा। अब आता है आर, उन्होंने कहा सरकमफ्रेंस का एक्सेलरेशन बताना है तो पूरी रेडियस लेना, तो यहां रेडियस आपको पता है, अल्फा फर्स्ट पार्ट में आ चुका है, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक डोर है जिसकी चौड़ाई 1.6 मीटर है, यहां पर हिंज है और यहां पर फोर्स लगा के खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया किनारे पर तो ये खुल गया। अब ये वही डोर है जहां हिंज है। अब वो कह रहे हैं यदि हम 0.4 मीटर पर फोर्स लगा के खोलना चाहें तो कितना फोर्स लगा के खोलना पड़ेगा। देखो, जब डोर को खोलते हो तो रोटेशन होता है ना कि लीनियर मोशन, और रोटेशन में चाहिए होता है टॉर्क। ये मत कहो कि डोर को खोलने के लिए हमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा। डोर को खोलने के लिए टॉर्क कितना लगाना पड़ा, तो खोलने के लिए टॉर्क था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 1 इंटू 1.6, इतने टॉर्क से खुलता है। यहां भी उतना ही टॉर्क होना चाहिए, लेकिन यहां तो टॉर्क है F इंटू 0.4, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क उसके बराबर होना चाहिए, तो आप F निकाल लोगे, आपको F मिल जाएगा इस इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको एक रॉड जो यहां पर हिंज है, उस पर F फोर्स नीचे, F ऊपर, F नीचे, F ऊपर, ये लगाए गए। ये x इज इक्वल टू 0, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर सारे पैरेलल है। तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसका नेट फोर्स कितना है और नेट टॉर्क कितना है। देख, नेट फोर्स तो 0 है, 2F ऊपर 2F नीचे, नेट फोर्स तो खत्म, टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क दो फोर्स, ये वाला और ये वाला, इसे घुमाना चाह रहे हैं हमारे एंटी क्लॉकवाइज, और ये दो फोर्स घुमाना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव, नेट टॉर्क निकालते हैं। पहला फोर्स F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा फोर्स F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने प्लस मान लिया, क्लॉकवाइज को माइनस, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप क्लॉकवाइज को प्लस एंटी क्लॉकवाइज को भी माइनस कर सकते हैं। जैसे दो फोर्स होते हैं ना अपोजिट, तो इसे प्लस मानो तो ये माइनस, और इसे प्लस मानो तो ये माइनस। तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानो तो क्लॉकवाइज माइनस, क्लॉकवाइज को प्लस मानो तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस। तीसरा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज F इंटू 0.4, चौथा क्लॉकवाइज F इंटू 0.2। F की वैल्यू दे रखी है, टॉर्क निकाल लेना, तो इस पर नेट फोर्स 0 है, टॉर्क 0 नहीं है। 7th न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3। ये कह रहे हैं वेटलेस रॉड, इसका अपना खुद का वेट नहीं है, लेंथ 3 मीटर, इस पे दो फोर्स लगाए गए A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। A पर लगाएगा 2 न्यूटन अपवर्ड, इस पे लगाया गया 4 न्यूटन अपवर्ड। वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में 6 न्यूटन कहां लगाएं कि टॉर्क 0 हो जाए। देख, फोर्स तो 0 है ही है, 4 और 2 6, ऊपर 6 न्यूटन नीचे,
फोर्स तो है ही नहीं, अब टॉर्क भी नहीं होना चाहिए, ये घूमे ना, डी के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे और ये बिल्कुल ना घूमे। चलिए जी, अब मैं एक सेकंड में इसे खत्म करता हूं। अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी, तो पहले बताओ बेटा, बी पर यदि मैं पकड़ लूं तो ये 2 न्यूटन इसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, 6 न्यूटन घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 न्यूटन इंटू 3 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 3 है, 6 न्यूटन इंटू एक्स, ये 6 न्यूटन कितनी दूर है वो तो मुझे बताना है, तो मैंने एक्स मान लिया, तो 6 न्यूटन इंटू एक्स, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 को प्लस 1 को माइनस, 4 न्यूटन का तो टॉर्क ही नहीं बनेगा, 4 न्यूटन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पॉइंट से 0 है, तो 4 इंटू 0 वो लिखो या ना लिखो, ये है टॉर्क, ये टॉर्क 0 होना चाहिए, तो 6 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी बी से 1 मीटर दूर 6 न्यूटन लगाना तो टॉर्क 0 आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी बता दूं। देख बेटा, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम एमवीआर और आई ओमेगा वाले हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, लीनियर मोशन हो तो ये, रोटेशनल मोशन हो तो ये। तो आप बेटा एक्सरसाइज 4 ट्राई कर लो, ऑब्वियसली ज्यादा डाउट आएंगे, कोई बात नहीं, आने दो, मेरी वीडियो से एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी और पढ़ लो डिटेल में। आज आप रोटेशन वाली वीडियो खोलो, उसमें एंगुलर मोमेंटम की ही सिर्फ थ्योरी पढ़ो, वीडियो मिल जाएंगी 2-4 वीडियो उसमें लगातार, उन्हें दोबारा पढ़ो। मैंने आपको बताया था लीनियर मोशन में एमवीआर, रोटेशन में आई ओमेगा वाला कंसेप्ट। एक्सरसाइज 4 ट्राई करके डाउट भेजो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डाउट आ जाएंगे, ज्यादा दे देना, खत्म, कल करवा देंगे आपको इसको एक्सरसाइज 4। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।